आप सभी को नमस्कार। मैं क्षितेश जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट निरंजन केशरवानी कॉलेज कोटा। बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के पिछले लेक्चर में हमने इन्फ्लेशन का परिचय, इन्फ्लेशन का अर्थ और इन्फ्लेशन के प्रकारों पर चर्चा की थी। इन्फ्लेशन विषय पर ही अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कशन करेंगे इन्फ्लेशन कॉजेज़, इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजर्स, यानी मुद्रास्फीति, कारण, प्रभाव और नियंत्रण के उपाय। आज के लेक्चर से हम जानेंगे मुद्रास्फीति के क्या कारण हैं, मुद्रास्फीति का विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ता है, मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु कौन कौन से उपाय आवश्यक हैं, और साथ ही साथ हम यह विश्लेषण भी करेंगे कि इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को कैसे प्रभावित करती है, क्या मुद्रास्फीति पूंजी निर्माण का साधन है, और इन्फ्लेशन किस सीमा तक आर्थिक विकास का लाभदायक उपकरण है। आगे बढ़ने से पहले हम संक्षेप में मुद्रास्फीति के अर्थ को समझ लेते हैं। जब किसी वस्तु की सामान्य कीमत स्तर या जनरल प्राइस लेवल में वृद्धि हो जाती है और वह वस्तु पहले की अपेक्षा अधिक मूल्य पर मिलने लगती है, तो इस वृद्धि को ही या महंगाई को ही मुद्रास्फीति कहा जाता है। इस स्थिति में मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है और उपभोक्ता पहले की अपेक्षा कम वस्तुएं और सेवाएं खरीद पाते हैं। इसे हमने पिछले लेक्चर में एक उदाहरण के माध्यम से समझा था। जैसे कोई उपभोक्ता बाजार में 1 किलो सामान लेने के लिए जाए और वह सामान उसे सामान्य परिस्थिति में 30 रुपये की दर से मिलता है, पर किसी कारण से स्थिति में परिवर्तन आ जाता है और वही 1 किलो सामान उसे 60 रुपये की दर में मिलता है। मूल्य में होने वाली इस वृद्धि को ही मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहा जाता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जहां पहले 30 रुपये में 1 किलो सामान प्राप्त किया जा सकता था, अब 30 रुपये में 1 किलो सामान प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अर्थात मुद्रा के मूल्य में कमी हो गई है। इसे ही इन्फ्लेशन कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति के क्या कारण हैं। सामान्य रूप से मुद्रास्फीति के कारणों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला मांग में वृद्धि अर्थात डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा लागत में वृद्धि अर्थात कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और तीसरा संरचनात्मक कमी या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। मांग जनित मुद्रास्फीति या डिमांड पुल इन्फ्लेशन को हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि एक उपभोक्ता के द्वारा 100 किलोग्राम वस्तु की डिमांड की जाती है और आपूर्तिकर्ता के द्वारा उसे 100 किलोग्राम वस्तु की सप्लाई कर दी जाती है, तो इस स्थिति में बाजार संतुलन की स्थिति में होता है, अर्थात जितनी मांग की जाती है उतनी आपूर्ति कर दी जाती है। इसे बाजार संतुलन या मार्केट इक्विलिब्रियम कहा जाता है। इसके विपरीत जब उपभोक्ता के द्वारा 100 किलोग्राम वस्तु की मांग की जाती है पर बाजार में केवल 80 किलोग्राम वस्तु की ही आपूर्ति करना संभव होता है, या फिर उपभोक्ता के द्वारा पहले से अधिक 120 किलोग्राम वस्तु की मांग की जाती है और बाजार में पहले के समान मात्रा केवल 100 किलोग्राम ही उपलब्ध होती है, तो इन दोनों ही स्थितियों में डिमांड सप्लाई से अधिक होती है। डिमांड अधिक होने के कारण और सप्लाई कम होने के कारण बाजार में क्रेताओं का एक बड़ा वर्ग तैयार हो जाता है। वह वर्ग वस्तु को किसी भी कीमत में प्राप्त करना चाहता है। इसका प्रभाव यह पड़ता है कि उस वस्तु के लिए बाजार में बोली लगने लग जाती है और उसके कारण वस्तु की कीमत में या प्राइस में वृद्धि होने लगती है। इसे ही मांग जनित मुद्रास्फीति या डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ने के कारण मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। इसमें 2 परिस्थितियाँ होती हैं। वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग बाजार की कुल उत्पादन क्षमता से अधिक होती है और दूसरी स्थिति में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग कुल आपूर्ति से अधिक होती है। इन दोनों ही स्थितियों में मांग अधिक होती है और वस्तुओं की आपूर्ति कम होती है, जिसका प्रभाव यह होता है कि वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है और इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बाजार में वस्तुओं की मांग अधिक होने के बहुत से कारण हैं, जैसे आय में बढ़ोतरी होना, रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा होना, बैंक से आसानी से और कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त होना और सरकार के सार्वजनिक व्यय में बढ़ोतरी होना। इन सभी बिंदुओं की हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। वस्तु की उत्पादन की लागत में वृद्धि होने के कारण भी मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। उत्पादन की लागत में वृद्धि होने के बहुत से कारण हैं, जैसे कि उत्पादन जो कि अलग अलग प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, तो किसी भी प्रक्रिया की लागत में यदि वृद्धि हो जाए, या फिर आधारभूत संसाधन या कच्चे माल की उपलब्धता में कमी हो जाए, या फिर मजदूरी की लागत में बढ़ोतरी हो जाए, इन तीनों ही स्थितियों में वस्तु की उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त वस्तु के उत्पादन हो जाने के बाद यदि उत्पादकों के द्वारा अधिक लाभ लिया जाता है या वस्तु के उत्पादन होने के बाद सरकार के द्वारा उस पर अधिक कर लगा दिया जाता है, तो इससे वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य भी बढ़ जाता है और यह इन्फ्लेशन की स्थिति को उत्पन्न करता है। संरचनात्मक मुद्रास्फीति या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन यह अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक समस्याओं के कारण उत्पन्न होती है। ऐसा हो सकता है कि बाजार में पर्याप्त मात्रा में मांग हो, बाजार संतुलन की स्थिति में हो, फिर भी हमारे पास भंडार गृह की कमी हो या परिवहन सुविधा की कमी हो या व्यापारियों के द्वारा जमाखोरी और कालाबाजारी की जाए, तो ये सारी कमियां भी संरचनात्मक कमियां होती हैं जो कि मुद्रास्फीति को जन्म देती है और वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है।
अब हम मुद्रास्फीति के विभिन्न कारणों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना मुद्रास्फीति का सबसे प्रमुख कारण है। इसका प्रभाव यह होता है कि बाज़ार में वस्तुओं की मांग बढ़ती है और उस मांग की तुलना में वस्तुओं की आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके कारण वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, यह भी मुद्रास्फीति का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि सरकार का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना और जनता का कल्याण करना होता है। इसलिए सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया जाता है और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की जाती है। इसका प्रभाव यह होता है कि विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो जाते हैं और इससे लोगों की आय बढ़ जाती है। आय बढ़ने के कारण देश में क्रय शक्ति बढ़ जाती है और उपभोक्ताओं के द्वारा वस्तुओं की मांग की जाने लगती है। जिस अनुपात में मांग की जाती है उस अनुपात में पूर्ति नहीं हो पाती है और इसका परिणाम होता है कि मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है। घाटे की वित्त व्यवस्था या डेफिसिट फाइनेंसिंग आजकल विकासशील देशों में मुद्रास्फीति के प्रमुख कारण के रूप में जाना जाता है। इस स्थिति में सरकार के द्वारा अपने बजट में व्यय अधिक दिखाया जाता है और आय कम दिखाया जाता है। व्यय और आय का यही अंतर घाटा कहलाता है, जिसकी पूर्ति के लिए सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कम ब्याज दर पर ऋण लिया जाता है और इस ऋण को विकास के कार्यों पर खर्च किया जाता है। इसका प्रभाव यह होता है कि विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं और लोगों की आय बढ़ जाने के कारण उनके द्वारा वस्तुओं की मांग की जाने लगती है, पर उत्पादन उस सीमा तक नहीं बढ़ पाता है, जिसके कारण मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सरकार की मौद्रिक नीति भी मुद्रास्फीति को जन्म देती है। जब सरकार के द्वारा अपने खर्चों की पूर्ति के लिए अधिक मुद्रा की छपाई की जाती है तो इसका प्रभाव यह होता है कि बाजार में मुद्रा की सप्लाई अधिक हो जाती है और लोगों के पास अधिक मुद्रा आ जाने के कारण उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है। सरकार की साख नीति या क्रेडिट पॉलिसी भी मुद्रास्फीति का एक प्रमुख कारण है। जब सरकार के द्वारा सस्ती साख नीति अपनाई जाती है तो इसका प्रभाव यह पड़ता है कि लोगों को बैंक से आसानी से और कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है और वे अधिक वस्तुओं की मांग करने लगते हैं। उस अनुपात में औद्योगिक उत्पादन नहीं हो पाने के कारण मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सार्वजनिक करों में कमी भी मुद्रास्फीति का एक प्रमुख कारण है। जब सरकार के द्वारा विभिन्न कारणों से या दबाव समूहों की मांग पर जनता से कम दरों से कर लिया जाता है तो इसका प्रभाव यह पड़ता है कि जनता के द्वारा पहले की तुलना में कम राशि कर के रूप में दी जाती है, तो जनता के पास यह शेष राशि सरप्लस का कार्य करती है और इसके परिणाम स्वरूप वे अधिक वस्तुओं की मांग करते हैं और बाजार में अधिक मांग उत्पन्न हो जाने के कारण मुद्रास्फीति की स्थिति बन जाती है। सरकार की औद्योगिक नीति भी मुद्रास्फीति का एक कारण हो सकती है। जब सरकार के द्वारा विभिन्न उद्योगों पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं तो इसका प्रभाव यह पड़ता है कि वर्तमान उद्योग दबाव में कार्य करते हैं और नए उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। नए उद्योगों की स्थापना न हो पाने के कारण जनता की बढ़ती हुई मांग को पूरा कर पाना संभव नहीं हो पाता है और इसके कारण वस्तु की प्रति इकाई उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। इसके अतिरिक्त यदि सरकार के द्वारा औद्योगिक कर या अप्रत्यक्ष कर की दर में वृद्धि कर दी जाती है, जैसे कि सरकार के द्वारा वस्तु के उत्पादन पर लगाई जाने वाली एक्साइज ड्यूटी, विक्रय पर लगाया जाने वाला वैट टैक्स और कंपनी पर लगाया जाने वाला कॉर्पोरेट टैक्स यदि बढ़ा दिया जाता है तो इसका प्रभाव यह पड़ता है कि वस्तु के अंतिम मूल्य में वृद्धि हो जाती है और मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सार्वजनिक ऋण में कमी भी मुद्रास्फीति का एक कारण है। जब सरकार के द्वारा जनता से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पिछले वर्षों की तुलना में कम ऋण लिया जाता है या जनता के ऋण को, जो कि डिवेंचर या बॉन्ड के रूप में होते हैं, उन्हें वापस कर दिया जाता है और उन डिवेंचर या बॉन्ड के बदले में मुद्रा का भुगतान कर दिया जाता है, तो इसका प्रभाव यह होता है कि बाज़ार में मुद्रा की आपूर्ति ज़्यादा हो जाती है, बाज़ार में तरलता बढ़ जाती है और जनता के पास सरप्लस राशि आ जाती है, जिससे कि वे अधिक से अधिक वस्तुएं क्रय करने के लिए प्रेरित होते हैं। जनसंख्या में वृद्धि भी मुद्रास्फीति का एक प्रमुख कारण है। जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण या अधिक जनसंख्या होने के कारण उत्पादन के साधनों पर अधिक भार पड़ता है, वस्तुओं और सेवाओं की मांग अधिक हो जाती है और जनसंख्या की मांग के अनुपात में वस्तुओं की आपूर्ति नहीं हो पाती है। इसका प्रभाव यह पड़ता है कि वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है और कई बार घरेलू आवश्यकता की पूर्ति न हो पाने के कारण वस्तुओं को हमें अधिक कीमत में आयात भी करना पड़ता है। निर्यात में वृद्धि भी मुद्रास्फीति का एक प्रमुख कारण है। सरकार के द्वारा अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए अधिकांश वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। वस्तुओं का निर्यात करने से देश में वस्तुओं की आपूर्ति कम हो जाती है और वस्तु की मांग बढ़ने के कारण घरेलू वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। कच्चे माल की कमी के कारण भी मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब कच्चा माल ही उद्योगों को प्राप्त नहीं होता है तो इसके कारण औद्योगिक उत्पादन में कमी आती है और जनता की मांग को पूरा कर पाना संभव नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप का आना, बाढ़ का आना, सूखा पड़ जाना, इन स्थितियों में भी वस्तुओं का उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है
और जनता की मांग को पूरा करना संभव नहीं हो पाता है। विलासितापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन भी मुद्रास्फीति का एक प्रमुख कारण है। जब कुछ उपभोक्ताओं के द्वारा विलासितापूर्ण वस्तुओं की मांग की जाती है तो उत्पादकों के द्वारा अधिक लाभ कमाने की आकांक्षा में आवश्यक वस्तुओं या आधारभूत वस्तुओं के उत्पादन को छोड़ करके विलासितापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन किया जाने लगता है। इसका प्रभाव यह पड़ता है कि घरेलू औद्योगिक क्षमता आधारभूत वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग नहीं हो पाती है और आधारभूत वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। यातायात के साधनों की उपलब्धता में कमी भी मुद्रास्फीति का एक प्रमुख कारण है। जब यातायात के साधन समुचित मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं तो उद्योगों को आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके अभाव में वस्तुओं का उत्पादन वो नहीं कर पाते हैं और बाज़ार में मांग बढ़ती जाती है और उत्पादक क्षमता में कमी होने के कारण से वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कारण भी मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों के कारण और विभिन्न देशों से संधि होने के कारण कोई भी देश एक निश्चित कीमत से कम मूल्य पर अपनी घरेलू वस्तुओं का विक्रय नहीं कर पाता है। यदि घरेलू वस्तुओं की उत्पादन की लागत कम भी होती है तो उस देश के द्वारा अतिरिक्त कर लगाकर उस वस्तु का मूल्य बढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण मुद्रास्फीति की स्थिति बन जाती है। अब हम मुद्रास्फीति के समाज के विभिन्न वर्गों और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हैं। यह मुद्रास्फीति कुछ वर्गों के लिए लाभदायक होती है और कुछ वर्गों को मुद्रास्फीति से हानि होती है। जैसे कि मुद्रास्फीति की स्थिति में ऋणी या क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स और प्रोड्यूसर ये लाभ की स्थिति में होते हैं और मुद्रास्फीति से ऋणदाताओं को, मध्यम वर्ग को और उपभोक्ताओं को हानि होती है। मुद्रास्फीति से टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर में वृद्धि होती है। इससे बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर का विकास होता है, आयात में वृद्धि होती है। इसके विपरीत रोजगार में कमी होती है, सार्वजनिक बचत में कमी होती है, निर्यात में कमी होती है और नैतिकता का पतन होता है। इन सभी बिंदुओं को एक एक करके हम विस्तार से समझते हैं। ऋणदाताओं और ऋणी व्यक्ति अर्थात डेटर्स और क्रेडिटर्स, इन दोनों पर मुद्रास्फीति का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाती है, क्योंकि ऋणदाता के द्वारा ऋणी व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के लिए ही ऋण दिया जाता है और उस अवधि के समाप्त होने के बाद ही उस ऋण की राशि की वापसी की जाती है। तो इसका प्रभाव दोनों वर्गों पर पड़ता है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के लिए सुरेश एक ऋणदाता या डेटर है और रमेश एक ऋणी व्यक्ति या क्रेडिटर है। रमेश ने 10,000 रुपये एक साल के लिए सुरेश से उधार लिए। हम यह मान लेते हैं कि आज उधार लेते समय इस राशि से 200 क्विंटल गेहूँ खरीदा जा सकता था। अब एक साल के बाद मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई, उसके कारण से हम मान लेते हैं कि गेहूँ की कीमत दुगनी हो गई। अब आज से एक साल के बाद जब रमेश के द्वारा सुरेश को 10,000 रुपये वापस किए जाएंगे तो उसका मौद्रिक मूल्य पहले की तुलना में कम हो जाएगा। क्योंकि एक साल के बाद गेहूं की कीमत दुगनी हो गई थी, इसलिए सुरेश के द्वारा उन 10,000 रुपये से पहले की तुलना में आधे अर्थात 100 क्विंटल गेहूँ ही खरीदा जा सकता है। इसका अर्थ है कि रमेश को 10,000 रुपये से 200 क्विंटल गेहूँ मिला और सुरेश को 10,000 रुपये से 100 क्विंटल गेहूँ मिला। इस प्रकार मुद्रास्फीति की स्थिति में ऋणदाता या डेटर्स को हानि होती है और ऋणी व्यक्ति या क्रेडिटर है वह लाभ की स्थिति में होता है। मुद्रास्फीति का इन्वेस्टर्स या निवेशकर्ताओं पर भी प्रभाव पड़ता है। इन्वेस्टर दो प्रकार के होते हैं। एक वे इन्वेस्टर होते हैं जो कि डिवेंचर्स और बॉन्ड में निवेश करते हैं और दूसरे इन्वेस्टर वे होते हैं जो अंशों के स्वामित्व या शेयर कैपिटल में निवेश करते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने डिवेंचर या बॉन्ड में निवेश किया है उन्हें एक निश्चित आय प्राप्त होती है और चूंकि एक समय बीतने के बाद मुद्रा का वास्तविक मूल्य पहले से कम हो जाता है, इस प्रकार से इन्वेस्टर को हानि होती है। परंतु यदि निवेशकर्ता के द्वारा अंशों के स्वामित्व या शेयर कैपिटल में निवेश किया जाता है तो एक समय के बाद मुद्रास्फीति के कारण महंगाई बढ़ जाती है और अंशों की कीमत में भी वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से इन्वेस्टर्स को मुद्रास्फीति के कारण से लाभ होता है। मुद्रास्फीति की स्थिति में सबसे अधिक प्रभावित होने वाला वर्ग होता है मध्यम वर्ग या मिडिल क्लास। मिडिल क्लास से आशय ऐसे वर्ग से है जिनकी एक निश्चित आय होती है। इसमें हम सभी नौकरी पेशा कर्मचारियों को और श्रमिकों को शामिल करते हैं। मुद्रास्फीति की स्थिति में चूंकि हम जानते हैं कि मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, पर मध्यम वर्ग की आय चूंकि सीमित होती है तो उन्हें पहले की तुलना में कम वस्तुएं और सेवाएं ही प्राप्त हो पाती हैं। इसके कारण वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ जाता है और ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि उन्हें कर्ज लेकर अपना जीवन यापन करना पड़ता है। इस प्रकार से मुद्रास्फीति मध्यम वर्ग के लिए बहुत अधिक हानिकारक है। मुद्रास्फीति का उत्पादक वर्ग, कृषक और उद्यमियों पर भी प्रभाव पड़ता है। उत्पादक वर्ग के द्वारा चूँकि कच्चा माल सस्ती कीमत पर पहले ही क्रय कर लिया जाता है और इसके पश्चात वस्तुओं की मांग बढ़ जाने के कारण या अन्य कारणों से वस्तुओं की कीमत जब बढ़ जाती है
तो उत्पादक वर्ग के द्वारा उस वस्तु को अधिक मूल्य पर बेचा जाता है। इस प्रकार से उत्पादक वर्ग को मुद्रास्फीति के कारण लाभ होता है। इसके अतिरिक्त उत्पादक वर्ग के द्वारा औद्योगिक निवेश या उद्योगों की स्थापना के लिए विभिन्न संस्थाओं से ऋण लिया जाता है। मुद्रास्फीति की स्थिति में एक तरफ जहां वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ जाने के कारण से उत्पादक वर्ग अपने उत्पाद को अधिक कीमत पर बेचकर लाभ कमाते हैं, और दूसरी तरफ मुद्रा के मूल्य में कमी होने के कारण एक ऋणी के रूप में उनके द्वारा जो ऋण वापस किया जाता है उसका मूल्य कम होता है। इस प्रकार से उत्पादक वर्ग को दोनों ही स्थितियों में लाभ होता है। मुद्रास्फीति का रोजगार पर दोहरा प्रभाव पड़ता है। प्रारंभिक स्थिति में जब वस्तुओं की मांग अधिक होती है तो उद्योगों में संपूर्ण उत्पादन क्षमता में कार्य करने के लिए श्रमिकों की लगातार भर्ती की जाती है। इस प्रकार से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। परंतु जब पूर्ण रोजगार की स्थिति आ जाती है, अर्थात उद्योग के द्वारा अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य किया जाता है, इसके बाद भी यदि वस्तुओं की कीमत तेज़ी से बढ़ती है तो उसका परिणाम यह होता है कि वस्तुओं की मांग में कमी होने लगती है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि लोग वस्तुएं खरीदना बंद कर देते हैं। इसका प्रभाव यह पड़ता है कि उद्योगों के द्वारा अपने उत्पादन को बंद कर दिया जाता है और एक समय के बाद श्रमिकों को निकाल दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी फैल जाती है। मुद्रास्फीति के कारण सार्वजनिक बचत भी प्रभावित होती है। मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं की कीमत अधिक हो जाती है, जिसके कारण व्यय अधिक हो जाता है। इस प्रकार से जनता की बचत कम हो जाती है। अब हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति का निर्यात पर, आयात पर और भुगतान संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। घरेलू बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बहुत अधिक होने के कारण वस्तुओं का मूल्य बहुत अधिक होता है। इसका अर्थ है कि घरेलू बाजार में वह वस्तु महंगी होती है और विदेशी बाजार में वह वस्तु सस्ती होती है। हर व्यक्ति सस्ती कीमत पर ही वस्तुओं को क्रय करना चाहता है। घरेलू बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत अधिक होने के कारण विदेशी व्यक्तियों के द्वारा घरेलू वस्तुओं को क्रय नहीं किया जाता है, जिसके कारण से निर्यात में कमी आती है। इसके विपरीत विदेशी वस्तुएं सस्ती होने के कारण और घरेलू वस्तुएं महंगी होने के कारण घरेलू उपभोक्ताओं के द्वारा विदेशी वस्तुओं की मांग की जाती है, जिसके कारण से आयात में वृद्धि होती है। इस प्रकार से आयात लगातार बढ़ता जाता है और निर्यात में कमी होने लगती है, जिसका प्रभाव भुगतान संतुलन पर पड़ता है और भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाता है। मुद्रास्फीति का प्रभाव सार्वजनिक व्यय पर भी पड़ता है, क्योंकि सरकार के द्वारा लोक कल्याण के कार्य किए जाने होते हैं। वस्तुओं और सेवाओं की मूल्य बढ़ जाने के कारण मुद्रास्फीति की स्थिति में सरकारी योजनाओं पर किए जाने वाले व्यय की राशि भी बढ़ जाती है। यदि सरकार अपने साधनों से उन व्ययों को पूरा नहीं कर पाती है तो सरकार को उनको पूरा करने के लिए जनता से ऋण भी लेना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में सार्वजनिक ऋणों में भी वृद्धि हो जाती है। मुद्रास्फीति से बैंकिंग और बीमा क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण व्यापारियों, उद्यमियों और कृषकों की आय में वृद्धि होती है। इसलिए उस आय के संग्रहण और उसके व्यवस्थाओं के संचालन करने के लिए बैंकिंग संस्थाओं का विकास होता है। इसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा विभिन्न वर्गों को कम ब्याज दर पर ऋण की राशि बैंकों के माध्यम से ही प्रदान की जाती है। और चूँकि मुद्रास्फीति के कारण जोखिम में भी वृद्धि होती है, तो इसके परिणाम स्वरूप बैंकिंग के साथ साथ बीमा कंपनियों का भी विकास होता है। मुद्रास्फीति का करारोपण या टैक्सेशन पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण सरकार का व्यय काफ़ी बढ़ जाता है और सरकार के पास संसाधन सीमित होते हैं। इसके कारण सरकार को अपने व्ययों को पूरा करने के लिए कर को बढ़ाना पड़ता है। आर्थिक प्रभाव के साथ साथ मुद्रास्फीति का नैतिकता पर भी प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति के कारण व्यावसायिक नैतिकता का पतन हो जाता है। व्यापारी वर्ग अधिक लाभ कमाने के लिए मुनाफाखोरी, जमाखोरी और मिलावट आदि कार्यों को करने लग जाते हैं। इसके अतिरिक्त मुद्रास्फीति के कारण सामाजिक नैतिकता का भी पतन हो जाता है। उपभोक्ता वर्ग के द्वारा आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए चोरी, डकैती, हिंसा आदि घटनाओं का सहारा लिया जाने लगता है, जो कि किसी भी देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। नैतिक पतन का प्रभाव आर्थिक प्रभावों से भी अधिक खतरनाक होता है। अभी तक हमने देखा कि मुद्रास्फीति के क्या कारण होते हैं और मुद्रास्फीति का समाज के विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपायों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: मौद्रिक उपाय या मॉनेटरी मेजर्स, राजकोषीय उपाय या फिजिकल मेजर्स, और अमौद्रिक उपाय या नॉन मॉनेटरी मेजर्स। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के मौद्रिक उपायों के अंतर्गत सरकार के द्वारा देश के केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक की सहायता से कठोर मौद्रिक नीति अपनाई जाती है। कठोर मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य बाजार से तरलता को कम करना होता है, अर्थात बाजार में जो अतिरिक्त मुद्रा फैली होती है उसे सरकार के द्वारा रिजर्व बैंक की सहायता से वापस लिया जाता है।
रिजर्व बैंक के द्वारा साख नियंत्रण या क्रेडिट कंट्रोल के लिए बहुत से मात्रात्मक और गुणात्मक उपाय अपनाए जाते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यवसायियों हेतु ऋण की आपूर्ति को कम करना होता है। इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक रेट में वृद्धि कर दी जाती है, जिसका प्रभाव यह होता है कि ऋण पर ब्याज की दरों में वृद्धि हो जाती है। साख नियंत्रण के अंतर्गत रिजर्व बैंक के द्वारा बाजार से अतिरिक्त धनराशि निकालने के लिए अपनी प्रतिभूतियों को बेचा जाता है और प्रतिभूतियों को बेचकर बाजार से अतिरिक्त धनराशि एकत्रित की जाती है। इसके अलावा कैश रिजर्व रेशो वृद्धि यह रिजर्व बैंक का साख नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को अतिरिक्त नगद राशि रखने का निर्देश दिया जाता है। इस धनराशि को बैंकों को अपने पास नगद के रूप में रखना होता है। इस राशि का उपयोग वाणिज्यिक बैंक ऋण प्रदान करने के लिए नहीं कर सकते हैं, अर्थात CRR की दर में जितनी अधिक वृद्धि की जाती है, बैंकों को उतना अधिक पैसा अपने पास रखना होता है नकदी के रूप में। इसके कारण उनकी ऋण देने की क्षमता में कमी आ जाती है और इसके माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। जब देश में काले धन की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है और जब मुद्रास्फीति संकटपूर्ण स्थिति में पहुंच जाती है, तो सरकार के द्वारा अपनी मुद्रा का विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन करके या नई मुद्रा जारी करके भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के राजकोषीय उपाय अर्थात फिस्कल मेजर्स के अंतर्गत सरकार के द्वारा सार्वजनिक व्यय, करारोपण और सार्वजनिक ऋण की नीति के द्वारा वित्तीय अनुशासन को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। राजकोषीय उपाय का एकमात्र उद्देश्य होता है कि बाजार में अतिरिक्त नकद राशि के प्रवाह को किसी भी स्थिति में रोका जाए। इसके लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, जैसे सरकार के द्वारा अपने सरकारी व्यय में कमी की जाती है। इसका प्रभाव यह होता है कि विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले व्यय में कमी होने से विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली मांग में कमी आ जाती है। मुद्रास्फीति की स्थिति में सरकार के द्वारा बचत को बढ़ाने पर बल दिया जाता है। इसका प्रभाव यह होता है कि अतिरिक्त खर्च में कमी आती है और वस्तुओं की मांग में भी कमी आती है, जिससे कि कीमत नियंत्रित हो जाती है। मुद्रास्फीति की स्थिति में सरकार के द्वारा बजट में अतिरिक्त रखा जाता है, अर्थात बजट में अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जाता है। इस अतिरिक्त राशि का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में निवेश में किया जाता है, जिससे कि उत्पादकता में वृद्धि होती है। जब बाजार में मुद्रा का प्रवाह बहुत अधिक हो जाता है, तब सरकार के द्वारा उस प्रवाह को रोकने के लिए डिवेंचर से बॉन्ड जारी किए जाते हैं और जनता से ऋण लिया जाता है और अतिरिक्त राशि को बाजार से बाहर निकाल लिया जाता है। मुद्रास्फीति की स्थिति में सरकार के द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान पर भी रोक लगा दी जाती है, जिसके कारण से अतिरिक्त राशि बाजार में नहीं जा पाती है और बाजार में तरलता कम होने के कारण मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। मुद्रास्फीति की स्थिति में चूंकि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में कमी हो जाती है, तो सरकार के द्वारा उनकी मांग को कम करने के लिए और क्रय शक्ति को कम करने के लिए उनके मूल्य में वृद्धि की जाती है। सरकार के द्वारा उन पर लगाए जाने वाले करों की दर में वृद्धि कर दी जाती है। मौद्रिक और राजकोषीय उपायों के अतिरिक्त मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार के द्वारा बहुत से अमौद्रिक उपाय भी अपनाए जाते हैं, जैसे कि सरकार के द्वारा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है, उत्पादन में साधनों का पुनरावंटन किया जाता है, जिन वस्तुओं की बाजार में मांग अधिक होती है उनकी आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है, आवश्यक वस्तुओं का आयात किया जाता है जिससे कि उस वस्तु का मूल्य न बढ़ पाए। कीमत को नियंत्रित करने के लिए सरकार के द्वारा बहुत से कूटनीतिक प्रयास भी किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से प्राप्त होने वाले कच्चे संसाधनों के द्वारा भी मूल्य को नियंत्रित किया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा लागत में वृद्धि न हो पाए, इसके लिए सही मजदूरी की नीति और आय की नीति भी बनाई जाती है और साथ ही साथ राशनिंग की व्यवस्था भी की जाती है, जिससे कि उत्पादक वर्ग के द्वारा अधिक कीमत पर वस्तुएं जनता को न दी जाएं और राशनिंग के माध्यम से एक निश्चित कीमत पर आवश्यक और मूलभूत वस्तुएं जनता को प्राप्त हो सकें। अब यदि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के विभिन्न प्रयासों का हम विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की स्थिति में कठोर मौद्रिक नीति और कठोर राजकोषीय नीति का प्रयोग ही सबसे उपयुक्त होता है। यदि लागत बढ़ने के कारण मुद्रास्फीति होती है तो ऐसी स्थिति में मजदूरी और कीमत नियंत्रण की जो नीति होती है वही सबसे उपयुक्त होती है। यदि संरचनात्मक कारणों से मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है तो हम देखते हैं कि कालाबाजारी और जमाखोरी ऐसे अपराध हैं जिनको नियंत्रित किया जा सकता है और मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। इसके लिए सरकार को कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। अब यदि सरकार के द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कड़ी मौद्रिक नीति अपनाई जाती है तो यह भी अर्थव्यवस्था के लिए घातक होती है, क्योंकि कड़ी मौद्रिक नीति का प्रभाव यह होता है कि जनता को
कम ब्याज दर पर उपलब्ध होने वाले ऋण की मात्रा में कमी हो जाती है। यदि जनता को ऋण के रूप में प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता रुक जाती है तो इसका प्रभाव होता है कि उनके द्वारा की जाने वाली मांग भी रुक जाती है और इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और अर्थव्यवस्था में होने वाला विस्तार भी अवरुद्ध हो जाता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने 3% से लेकर 5% तक की मुद्रास्फीति की दर को अर्थव्यवस्था के लिए फ़ायदेमंद बताया है। उनका कहना है कि सीमित मात्रा में मुद्रास्फीति से उत्पादक वर्ग को बढ़ावा मिलता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलता है। इससे रोजगार का सृजन होता है और अर्थव्यवस्था का विकास होता है। इसलिए सीमित मात्रा में मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए फ़ायदेमंद बताई गई है। अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि रोजगार के अवसर सही दर से और उत्पादक क्षेत्रों में ही उत्पन्न किए जाने चाहिए, जिससे कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा मिले और अतिरिक्त मांग को सही समय पर पूरा किया जा सके। इस प्रकार मुद्रास्फीति के अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों और समाज के विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाले प्रभावों को देखते हुए और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के विभिन्न प्रयासों की समीक्षा करने के बाद निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अल्प विकसित देशों में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मुद्रास्फीति आवश्यक है, परंतु मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था की समावेशी क्षमता के भीतर ही होनी चाहिए। मुद्रास्फीति को नियंत्रित और नियमित रखना आवश्यक है। मुद्रास्फीति किसी भी स्थिति में नियंत्रण के बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर मुद्रास्फीति की बढ़ने की दर बहुत अधिक होती है तो इसका पूरी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति के कारण यदि वस्तुओं का मूल्य बहुत अधिक हो जाता है तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि उपभोक्ता वर्ग के द्वारा उस वस्तु की मांग ही समाप्त हो जाती है और मांग के अभाव में उस वस्तु का उत्पादन बंद कर दिया जाता है। उत्पादन बंद हो जाने के कारण श्रमिकों को कारखानों से निकाल दिया जाता है और श्रमिकों के सामने बेरोजगारी का संकट उत्पन्न हो जाता है। मुद्रास्फीति के कारण होने वाले नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए और मुद्रास्फीति को अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादक बनाने के लिए रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के प्रयासों के साथ सरकार का सही सामंजस्य और सही संतुलन आवश्यक है। सरकार और केंद्रीय बैंक में तालमेल जितना अधिक अच्छा होता है, मुद्रास्फीति को उतनी ही अच्छी तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक भी हो सकती है और देश की अर्थव्यवस्था को गति भी प्रदान कर सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीमित मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक है। सरकार के द्वारा इसे आर्थिक विकास के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की जा सके, देश की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके और देश को विकास की एक नई दिशा में आगे ले जाया जा सके। इसके लिए उत्पादन और उपभोग के साधनों में सही संतुलन आवश्यक है। इसके लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार हमने विभिन्न उदाहरणों और चित्रों के माध्यम से इन्फ्लेशन को सरल तरीके से समझने का प्रयास किया। यदि आपने इन्फ्लेशन के विभिन्न पक्षों को अच्छी तरीके से समझा हो और आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक ज़रूर शेयर करें, जिससे कि हम सभी अर्थव्यवस्था और हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले विभिन्न पक्षों को अच्छी तरीके से समझ सकें। थैंक यू।